हेलो बच्चों, मैं नितिश माथुर आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल बूस्ट ब्रेन में। आज हम यहां पर देखने वाले हैं क्लास 8 की ज्योग्राफी के चैप्टर 2 के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। सारे ही जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में आने लायक हैं, इसलिए सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझें और वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको एक एक जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आ जाए। और वीडियो के लास्ट में हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, उस क्वेश्चन का जवाब जो है जिन बच्चों को आता है वो कमेंट सेक्शन में जाके उन क्वेश्चंस का जवाब दें। देखते हैं कितने बच्चे जो है अच्छे से समझते हैं या उन प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन रीजन फॉर द प्लेस डिफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो प्लेसेस होते हैं, है ना, वो एक दूसरे से अलग होते हैं, तो उसका जो मेन रीजन है वो क्या है ना। यानी कि जो जगह होती हैं, अलग अलग जगह पर हम जब हम जाते हैं घूमने के लिए या वैसे भी जब हम जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि जो जगह होती हैं, है ना, वो अलग अलग होती हैं। तो उसका मेन रीज़न क्या है, क्या क्या ऐसे रीज़न हैं जिसकी वजह से वो जो प्लेसेस हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं। तो आंसर देखते हैं। द डिफरेंसेस इन द क्वालिटी ऑफ लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल एंड द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी आर द मेन रीजन फॉर द प्लेस डिफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो डिफरेंस पाया जाता है प्लेसेस के अंदर वो किसकी वजह से पाया जाता है। पहला है क्वालिटी ऑफ लैंड, यानी कि जो ज़मीन है, जो लैंड है, उसकी जो क्वालिटी होती है वो हर जगह एक जैसी नहीं होती है, सभी जगह पर लैंड की क्वालिटी अलग अलग पाई जाती है। सेकंड है सॉइल, तो वो सॉइल जो है वो भी हमें अलग अलग जगह पर अलग अलग देखने को मिलती है ना। उसके बाद वाटर हो गया, तो ये भी हम देख सकते हैं कहीं पर जो वाटर है वो ज़्यादा पाया जाता है या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, और कहीं पर जो वाटर है वो कम पाया जाता है ना। इसके अलावा है नेचुरल वेजिटेशन, यानी कि जो हमारी प्राकृतिक वनस्पति है वो भी हम देख सकते हैं कि अलग अलग ही पाई जाती है। तो कहीं पर हमें काफ़ी सारे पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, है ना, और कहीं कहीं पर हमें पेड़ पौधे कम देखने को मिलते हैं और कहीं पर तो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। उसी तरह से अगर बात करें एनिमल्स की, तो देखो सीधी सी बात है, जहाँ पर वेजिटेशन अच्छी पाई जाएगी वहाँ एनिमल्स भी अच्छे पाए जाएंगे, और जहाँ वेजिटेशन जो है कम पाई जाएगी वहाँ जानवर भी या एनिमल्स भी कम पाए जाते हैं। तो ये भी एक कह सकते हैं कि मेन रीज़न है। उसके अलावा है एंड द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना, यानी कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ किस तरीके से होता है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो प्लेसेस हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, और यही इसके मेन रीजन है, ठीक है ना। सेकंड जो अपना जो क्वेश्चन है वो है व्हाट पार्ट्स ऑफ द अर्थ दैट कवर्ड लैंड, है ना। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारा अर्थ है उसके कितने पार्ट को लैंड ने कवर कर रखा है, यानी कि हम कह सकते हैं सिंपल भाषा में कि हमारे अर्थ के कितने प्रतिशत भूभाग पर ज़मीन है ना। तो आंसर है इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो ज़मीन है, जो लैंड है, वो अर्थ के 30% एरिया पर कह सकते हैं कि कवर करती है ना। तो केवल 30% जो एरिया है अर्थ का उसी पर लैंड है। देयर इज स्मॉल परसेंटेज ऑफ लैंड आर नॉट हैबिटेबल, और आगे कहा जा रहा है कि एक छोटा सा कह सकते हैं कि जो भूभाग है लैंड का वो कैसा नहीं है, हैबिटेबल नहीं है, यानी कि रहने योग्य नहीं है या रहने लायक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाई द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि हम जब देखते हैं वर्ल्ड के जो डिफरेंट पार्ट हैं या वर्ल्ड के जो अलग अलग हिस्से हैं, वहाँ की जो पॉपुलेशन है वह उस पॉपुलेशन को जब हम देखते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि कहीं पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा पाई जाती है और कहीं पर पॉपुलेशन बहुत कम पाई जाती है। तो ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है ये क्यों होता है, आंसर देखते हैं। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू वेरिएड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि ये जो भी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो है पॉपुलेशन का देखने को मिलता है हमें वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में, तो ये किसकी वजह से होता है, इज मेनली ड्यू टू वेरिएड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। तो हमने देखा कि जो लैंड है या जो हमारा क्लाइमेट है ना, तो ये सभी जगह पर कैसा है, अलग अलग है। तो जहाँ पर लैंड और क्लाइमेट हमारे हिसाब से एक तरह से कह सकते हैं कि अच्छा होता है, तो वहाँ पर पॉपुलेशन जो है ज़्यादा देखने को मिलती है।
और जहाँ पर क्लाइमेट उतना अच्छा नहीं होता है या लैंड उतनी अच्छी नहीं होती है, तो वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो हमें कम देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाई द प्लेन्स एंड रिवर वैलीज आर डेंसली पॉपुलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो प्लेन्स है यानी कि जो मैदानी क्षेत्र हैं या जो रिवर वैली यानी कि नदी घाटी जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि काफ़ी घनी जनसंख्या हमें देखने को मिलती है, या कह सकते हैं कि काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड ये एरिया होते हैं। तो इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है? तो आंसर है द प्लेन्स एंड रिवर वैलीज आर डेंसली पॉपुलेटेड बिकॉज दे ऑफर सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ईजी ट्रांसपोर्ट। तो जैसे कि हमने अभी पहले वाले क्वेश्चन में भी बात की थी कि जो कुछ लैंड जो है हमारा वो ऐसा होता है जहाँ पर हमें सूटेबल एक तरह से लैंड भी मिल जाती है ना, और एक तरह से वहाँ पर जो क्लाइमेट वगैरह है वो भी अच्छी होती है ना। तो ये सब कुछ रीज़न होते हैं जिसकी वजह से वहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा रहती है ना। तो ऐसे ही हम देख सकते हैं कि जो प्लेन्स हैं या जो रिवर वैली एरिया है ये डेंसली पॉपुलेटेड होता है। इसका कारण ये है क्योंकि ये हमें एक सूटेबल लैंड प्रोवाइड कराता है जिससे कि हम वहाँ पर एग्रीकल्चर कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। और क्योंकि जो प्लेन्स वाला जो एरिया होता है वो एकदम प्लेन होता है, समतल होता है, इसलिए वहाँ पर इजी ट्रांसपोर्ट हो सकता है ना। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से प्लेन और रिवर वैली जो एरिया होते हैं वो डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ लैंड यूज़। लैंड यूज़ क्या होता है? तो आंसर को देखते हैं। लैंड इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स एंड सेटिंग अप इंडस्ट्रीज। तो यहाँ आपको कहा जा रहा है कि जो ज़मीन है, जो लैंड है, इसका यूज़ हम अलग अलग पर्पज़ के लिए करते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया है ना, उसके अलावा फॉरेस्ट्री हो गया, माइनिंग हो गया, बिल्डिंग हाउसेस हो गए है ना, रोड बनाने के लिए भी हम काम में लेते हैं। उसके अलावा हमारी जो इंडस्ट्री होती है उसको सेटअप करते हो तो उसके लिए भी क्या चाहिए होता है, लैंड चाहिए होता है। तो ये सारे जो काम हैं या ये सारे जो हमारे जो पर्पज़ हैं, इन सभी पर्पज़ के लिए हम जो लैंड है उसको यूज़ करते हैं, है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम लैंड यूज़ कहते हैं। दिस इज़ कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज़। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है हाउ द यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइंड, है ना। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो लैंड यूज़ है या यूज़ ऑफ मतलब जो भी है यूज़ ऑफ लैंड, यानी कि जो हमारी जो लैंड है उसका जो यूज़ है, उसका जो उपयोग है, उसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, है ना। तो आंसर देखते हैं। द यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइंड बाई फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो यूज़ ऑफ लैंड है यानी कि जो लैंड का यूज़ है उसको डिटरमाइन हम करते हैं कुछ फिजिकल फैक्टर से। अब वो फिजिकल फैक्टर कौन कौन से हैं? तो जैसे कि पहला है टोपोग्राफी, है ना, तो वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है। उसके अलावा है सॉइल, वहाँ की मिट्टी कैसी है। अगला है क्लाइमेट, यानी कि वहाँ की क्लाइमेट कैसी है ना। उसके अलावा मिनरल्स वहाँ पर कैसे पाए जाते हैं। और कह सकते हैं कि जो लास्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, यानी कि जो पानी की जो उपलब्धता है वहाँ पर वो कैसी है। तो ये सभी कुछ फिजिकल फैक्टर्स हैं। ये सभी फैक्टर्स को देखना होता है और ये सभी फैक्टर जो है वो डिटरमाइन करते हैं कि वो जो लैंड है उसका यूज़ कैसा होगा। कुछ ह्यूमन फैक्टर भी हैं, आगे दिया हुआ है। ह्यूमन फैक्टर सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ लैंड यूज़ पैटर्न। तो यहाँ पर कुछ ह्यूमन फैक्टर भी हैं जैसे कि पॉपुलेशन हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, ये भी कुछ इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स हैं लैंड यूज़ पैटर्न के। नेक्स्ट दिया हुआ है आगे, लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप एज प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। आगे आपको बताया गया है कि जो हमारी लैंड है उसको हम 2 टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं, यानी कि 2 तरह से उसको बांट सकते हैं। पहला हो गया एक तरह से प्राइवेट लैंड, है ना, यानी कि वो ज़मीन जिस पर किसी पर्टिकुलर पर्सन का या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का क्या हो, अधिकार हो, या उसके ऊपर उसका जो है एक तरह से राइट हो। और दूसरा होता है कम्युनिटी लैंड जो सबके लिए होती है ना। इसके ऊपर किसी एक व्यक्ति का या किसी एक ग्रुप का अधिकार नहीं होता। ये जो ज़मीन होती है, ये जो लैंड होती है वो सबके लिए होती है ना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाउ डज द लैंड यूज पैटर्न ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेस इन अवर सोसाइटी। आगे आपसे पूछा जा रहा है कि हमारा जो लैंड यूज पैटर्न है वो कैसे हमारे कल्चरल चेंज को रिफ्लेक्ट करता है, कैसे हमारे सांस्कृतिक
परिवर्तन को दिखाता है। हमारे समाज में जो भी कल्चरल चेंजेस हो रहे हैं उनको कैसे रिफ्लेक्ट करता है हमारा लैंड यूज़ पैटर्न। तो आंसर है people started encroaching the common land to build commercial areas, housing complexes in the urban areas and expand the agriculture land in the rural areas। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो लोग हैं उन्होंने स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया है, क्या करना शुरू कर दिया है, एनक्रोचिंग द कॉमन लैंड टू बिल्ड कमर्शियल एरियाज, है ना। तो जो कॉमन लैंड है ना, उनको एनक्रोच करना शुरू कर दिया है। एनक्रोच का मतलब होता है अतिक्रमण करना, है ना। तो लोग जो है वो अतिक्रमण कर रहे हैं कॉमन लैंड्स के ऊपर। काहे के लिए कर रहे हैं, टू बिल्ड कमर्शियल एरिया, जैसे कि वो वहाँ पर कमर्शियल एरिया बना सके। उसी तरह से हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस जो है वो बनाए जा रहे हैं कहाँ पर, अर्बन एरियाज़ में। और इसी तरीके से जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको एक्सपेंड किया जा रहा है कहाँ पर, रूरल एरियाज़ में, है ना। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड को बढ़ाया जा रहा है ना, उसको एक्सपेंड किया जा रहा है। सो दिस इज़ द रीज़न, और यही कारण है किसका, द वास्ट चेंजेस इन आवर लैंड यूज पैटर्न, है ना, ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेस। यही कारण है कि जो हमारा लैंड यूज पैटर्न जो है जिसमें काफ़ी तेज़ी से जो है चेंज आ रहा है, ये हमारे कल्चरल चेंज को भी क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाई डू द मेजर थ्रेट्स ऑफ द एनवायरनमेंट इंक्रीज। पूछा जा रहा है कि जो एनवायरनमेंट के जो थ्रेट्स हैं, है ना, यानी कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके लिए जो थ्रेट हैं या जो चुनौतियां कह सकते हैं कि जो चुनौतियां हैं वो धीरे धीरे बढ़ रही हैं, इंक्रीज़ हो रही हैं। तो ये जो थ्रेट्स हैं एनवायरनमेंट के लिए जो हम देखते हैं, तो ये धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है, क्यों इंक्रीज़ हो रही है ना। तो आंसर है ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो एक तो हम देख सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर जो एरिया है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। उसके अलावा है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ एज द लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन, है ना। तो एक तो एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हो रहा है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी बढ़ रही हैं, है ना। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन है, लैंडस्लाइड है, सॉइल इरोजन है, डेजर्टिफिकेशन है, ये सब समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, राइट द कॉमन मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि लैंड रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए कुछ कॉमन मेथड कौन से हैं, है ना। तो जो हमारा ज़मीन है, जो हमारा लैंड है, उसको अगर हमें कंजर्व करना है तो कौन कौन से जो मेथड हैं वो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कॉमनली। तो पहला है एफॉरेस्टेशन, उसके बाद है अगला लैंड रिक्लेमेशन, उसके बाद है रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल, पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स एंड चेक्स ऑन ओवरग्रेजिंग एंड सम ऑफ द आर सम ऑफ द कॉमन मेथड्स यूज्ड टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज। तो आंसर में आपको बताया जा रहा है, कुछ कॉमन मेथड बताए गए हैं। पहला है एफॉरेस्टेशन, यानी कि वनीकरण, है ना। यहाँ पर हम बहुत सारे पेड़ जो है वो लगा सकते हैं और इससे भी हमारा क्या होगा, जो लैंड है वो कंजर्व हो जाएगा। अगला है लैंड रिक्लेमेशन, यानी कि भूमि सुधार, है ना। और अगला है रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, यानी कि जो हम पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं या फर्टिलाइज़र जो यूज़ करते हैं, इनका अगर हम कैसा यूज़ करें, एक रेगुलेटेड यूज़ करें। रेगुलेटेड यूज़ का मतलब होता है एक नियंत्रण में रहकर इनका हम इस्तेमाल करें। और उसके बाद में है चेक्स ऑन ओवरग्रेजिंग, है ना। तो जो ओवरग्रेजिंग है उसके ऊपर भी हमें क्या लगाना है, उसके ऊपर भी हमें नियंत्रण लगाना है। तो ये कुछ कॉमन मेथड हैं जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हमारे लैंड रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज सॉइल, यानी कि मिट्टी क्या है। तो ये हमने चैप्टर पढ़ा था तो बहुत अच्छे से देखा था और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो पतली परत होती है, एक थिन लेयर होती है ग्रेनी सब्सटेंसेस की, जिसने कि किसको ढक रखा है, अर्थ की सरफेस को ढक रखा है। यानी कि ग्रेनी सब्सटेंस की पतली सी वो परत जिसने अर्थ की क्रस्ट को कवर कर रखा है, ढक रखा है, उसी को हम क्या कहते हैं, सॉइल कहते हैं। आगे लिखा हुआ है इट इज़ क्लोजली लिंक्ड टू लैंड। अब ये जो पतली परत है जिसको मिट्टी कह रहे हैं, ये लैंड से काफ़ी क्लोजली लिंक्ड होती है ना। आगे लिखा हुआ है लैंड फॉर्म डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल। आगे बताया जा रहा है कि जो लैंड फॉर्म होता है वही डिटरमाइन करता है कि वहाँ की मिट्टी कैसी होगी, है ना। तो मिट्टी हम देख सकते हैं तरह तरह की होती है, लाल, पीली, है ना, काली। तो ये सब डिपेंड किस पे करता है, वहाँ की लैंड फॉर्म पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन, हाउ डज द सॉइल मेकअप, यानी कि मिट्टी कैसे बनती है।
बहुत ईजी क्वेश्चन है। आंसर को देखते हैं। सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स, मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ। तो हमने जैसे कि देखा था, चैप्टर पढ़ा था, तब भी देखा था कि जो सॉइल है वो ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स और वेदर्ड रॉक, इन तीनों चीज़ों से मिलकर बनती है, जो कि कहाँ पाए जाते हैं, अर्थ पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द सॉइल बिकम फर्टाइल, यानी कि जो हमारी जो सॉइल है वो फर्टाइल है कि उपजाऊ कैसे बनती है। तो आंसर है द राइट मिक्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर मेक्स द सॉइल फर्टाइल। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो ऑर्गेनिक मैटर है, जिसको हम ह्यूमस भी कहते हैं, जब ये सही मात्रा में ह्यूमस जो है वो सही मात्रा में मिट्टी में मिल जाता है, तो हमारी जो मिट्टी है वो फर्टाइल हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो सॉइल फॉर्मेशन है उसके क्या फैक्टर हैं, है ना, यानी कौन कौन से जो फैक्टर हैं वो रेस्पॉन्सिबल हैं सॉइल फॉर्मेशन के लिए। तो आंसर है द मेजर फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक। तो पहला जो फैक्टर है सॉइल फॉर्मेशन का वो है पेरेंट रॉक, है ना, क्योंकि जो पेरेंट रॉक है उसका जो नेचर है ना, उस पर डिपेंड करता है कि सॉइल कैसी बनेगी। उसके अलावा जो फैक्टर है वो है क्लाइमेटिक फैक्टर, है ना। उसके अलावा फिर अदर फैक्टर भी देखें तो अदर फैक्टर्स जो है उनमें टोपोग्राफी आ जाएगा, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल आ गया, टाइम हो गया, है ना, जो कि टाइम क्या है, मतलब जो टाइम लगा है किसमें, टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, यानी कि मिट्टी के निर्माण में जितना भी टाइम लगा है वो भी एक क्या है, फैक्टर है। ऑल दिस फैक्टर्स आर डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और आगे बताया गया है कि ये सभी जो फैक्टर हैं वो अलग अलग जगह पर अलग अलग पाए जाते हैं। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राइट सम मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, यानी कि जो सॉइल है उसको कंजर्व करने के लिए कुछ मेथड होते हैं, तो वो आपको मेथड यहाँ पर आपको बताने हैं कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिनसे हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो बिल्कुल अच्छे से हमने एक एक मेथड को अच्छे से समझा था। तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से मेथड हैं। पहला है मल्चिंग, है ना, मल्चिंग। उसके बाद है काउंटर बैरियर, रॉक डैम, टेरेस फॉर्मिंग, इंटरक्रॉपिंग, काउंटर प्लगिंग एंड शेल्टर बेड्स आर सम मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। तो यहाँ पर हमने सारे ही जो मेथड हैं वो देख रखे हैं। तो मल्चिंग क्या होता है, मल्चिंग में हमने देखा था कि जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स के या उन ट्रीज़ के बीच में जो लैंड होती है जो कि खाली होती है, उस खाली ज़मीन को हम ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि जो घास फूस हो गई या तिनके हो गए उससे उसको ढक देते हैं। उससे क्या होता है कि जो मिट्टी की नमी है वो बनी रहती है और वो जो घास फूस है वो धीरे धीरे सड़ कर जो है मिट्टी में मिलती रहती है, जिससे कि हमारी जो मिट्टी है वो फर्टाइल होती रहती है। तो एक तो मेथड ये हो गया मल्चिंग। उसके बाद में है काउंटर बैरियर। तो हमने यहाँ देखा था हम बैरियर बनाते हैं, है ना, मिट्टी से, पत्थरों से और घास से, इन सब से हम बैरियर बनाते हैं जो कि एक तरह से जो पानी का फ्लो है उसको रोकने का काम करता है और मिट्टी जो है वो हमारी इस वजह से कंजर्व हो जाती है। उसके बाद में अगला जो है रॉक डैम। तो यहाँ पर भी हमने देखा था पत्थरों का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर जो पानी का बहाव है उसको धीमा कर सकते हैं और हमारी जो मिट्टी है उसको बहने से रोक सकते हैं। तो ये भी एक तरीका हो गया जिससे हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। उसके बाद में टेरेस फार्मिंग हमने देखा था, सीढ़ी नुमा जो खेती है जिसको आप अच्छे से जानते होंगे। तो जो टेरेस फार्मिंग होती है उससे भी हम अपनी सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरक्रॉपिंग हमने देखा था, तो उसमें हमने देखा था कि एक साथ कई सारी जो फसलें हैं उसको हम खेतों में जो है एक तरह से बोते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो मिट्टी है वो धीरे धीरे डिग्रेड होने से बच जाता है। उसके अलावा अगला है काउंटर प्लगिंग। तो यहाँ पर हमने देखा था कि इसमें क्या करेंगे, हम जो प्लगिंग है वो कैसे करेंगे, एक तरह से काउंटर प्लगिंग करेंगे, है ना। इससे भी क्या होगा, जो हमारा जो पानी है या जो बरसात का जो पानी आता है उसका जो बहाव है वो धीमा होगा और धीमा होने से क्या होगा, हमारी जो मिट्टी है वो बहेगी नहीं। तो ऐसा जो है ढलान वाले जो एरिया होते हैं वहाँ पर देखने को हमें मिलता है। उसके बाद में लास्ट है शेल्टर बेड्स। तो ये हमने देखा था कि जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं, है ना, जहाँ पर हवा बहुत तेज़ चलती है, तो वहाँ पर हमने देखा था कि जो अपना जो कोई भी ज़मीन है या खेत वगैरह है तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, चारों तरफ जो है बहुत सारे पेड़ लगा सकते हैं बाउंड्री पर, और उससे क्या होगा कि जो हवा है वो थोड़ा उसकी स्पीड जो है वो कम होगी और उससे हमारी जो मिट्टी है वो हवा के साथ उड़ेगी नहीं, और इस तरह से हम अपनी जो मिट्टी है उसको कंजर्व कर सकते हैं या सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। तो ये कुछ मेथड थे
जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपनी सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड अ वाटर प्लैनेट, यानी कि जो हमारा अर्थ है उसको हम वाटर प्लैनेट कहते हैं, तो क्यों कहते हैं? तो आंसर है बिकॉज बिकॉज 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। तो जैसे कि हम जानते हैं हमारा जो अर्थ है उसका 3/4 जो एरिया है उस पर पानी है, या कह सकते हैं कि 3/4 एरिया पर केवल जो है वाटर है। सो इट इज़ देयर फोर अप्रोप्रिएटली कॉल्ड द वाटर प्लैनेट, और यही कारण है कि हम अर्थ को वाटर प्लैनेट कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल ऑन द अर्थ। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारी अर्थ है उस पर जितना भी फ्रेश वाटर है वो कितनी परसेंटेज में है। तो यहाँ हम देखते हैं आंसर, फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 2.7%। तो अगर बात करते हैं फ्रेश वाटर की तो ये केवल 2.7% है पूरी अर्थ पर। नियरली 70% ऑफ दिस ऑक्यूर्स एज आइस शीट इन अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रेंज। आगे आपको बताया जा रहा है कि ये जो 2.7% जो वाटर है जो कि फ्रेश है, इसका 70% जो पार्ट है वो बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है। तो कहाँ जमा हुआ है? अंटार्कटिका में, ग्रीनलैंड में, और जो माउंटेन रेंज हैं वहाँ पर ये बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है। ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज़। तो केवल 1% जो वाटर है ना, 2.7% जो टोटल फ्रेश वाटर है उसमें से ओनली 1% जो फ्रेश वाटर है वही ह्यूमन यूज़ के लिए एकदम फिट है ना, और हमारे लिए अवेलेबल भी है। इट इज़ फाउंड एज ग्राउंड वाटर, है ना। अब ये जो 1% जो वाटर है जो कि ह्यूमन यूज़ के लिए एकदम फिट है, ये हमें कहाँ मिलता है? तो ग्राउंड वाटर में मिलता है, यानी कि जो हमारा जो ज़मीन के अंदर जो पानी है वो वाला जो पानी है वो इसके अंदर आता है। और कहाँ और कौन सा पानी आता है इसमें? तो एज सरफेस वाटर इन रिवर्स, लेक्स, है ना। तो नदियों और झीलों में जो पानी है जिसको हम सरफेस वाटर भी कहते हैं वो इसमें आ जाता है। और साथ ही साथ जो वाटर वेपर है हमारे एटमॉस्फेयर में वो भी इसी 1% में आता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि टोटल फ्रेश वाटर कितना है? 2.7%। लेकिन 2.7% जो वाटर है फ्रेश वाला, इसका 70% जो वाटर है वो बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है ना। ओनली 1% जो वाटर है वो ह्यूमन यूज़ के लिए एकदम फिट है, और वो हमें अंडरग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर, है ना, और जो वाटर वेपर है एटमॉस्फेयर में इसके रूप में हमें देखने को मिलता है। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच वाटर इज़ अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज़। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ह्यूमन यूज़ के लिए, है ना, यानी कि मानव के इस्तेमाल के लिए कितना पानी जो है या कितना वाटर है जो कि अवेलेबल है। तो जैसे कि हमने अभी भी बात की थी कितना पानी है, तो ओनली 1% जो वाटर है वो ह्यूमन यूज़ के लिए एकदम फिट है ना, और हमारे लिए अवेलेबल भी है। तो देखते हैं आंसर, ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज़। तो यहाँ पर बताया गया है कि केवल 1% जो वाटर है वो ह्यूमन यूज़ के लिए अवेलेबल है। अब ये जो 1% है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो अभी बताया था मैंने, तो कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये ग्राउंड वाटर में पाया जाता है ना, ग्राउंड वाटर के रूप में पाया जाता है। सरफेस वाटर यानी कि सतही जल जिसको बोलते हैं, तो जो सतही जल है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो नदियों में, झीलों में, तालाबों में, है ना, ये सतही जल होता है। इसके अलावा वाटर वेपर जो है एटमॉस्फेयर में वो भी इसी 1% में आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वाई डज द वाटर एबेंडेंस ओनली सीम्स टू वेरी। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो वाटर एबेंडेंस है यानी कि जो पानी की जो प्रचुरता है वो हमें अलग अलग दिखाई देती है ना, ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पर आंसर है बिकॉज इट इज़ इन कॉन्स्टेंट मोशन, है ना, क्योंकि जो हमारा वाटर है, जो हमारा पानी है वो कांस्टेंट मोशन में रहता है, साइकिलिंग थ्रू ओशियन। अच्छा, ये जो साइकिल है जिसको हम वाटर साइकिल भी बोलते हैं, आप जानते होंगे वाटर साइकिल के बारे में। तो ये जो साइकिल है वो शुरू होता है कहाँ से? ओशियन से, है ना। तो हम देख सकते हैं कि जो ओशियन है वहाँ से एवेपोरेशन होता है, यानी कि जो पानी है वो भाप बनकर उड़ जाता है। उड़ने के बाद कहाँ जाता है? एयर में। तो लिखा हुआ है देखो, साइकिलिंग थ्रू ओशियन, उसके बाद में द एयर, द लैंड एंड बैक अगेन फॉर द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन एंड रन ऑफ, है ना। तो जैसे कि हम जानते हैं कि पहले जो ये प्रोसेस है वो ओशियन से शुरू होती है। तो यहाँ से जो जलवाष्प है या जो वाटर वेपर है वो एयर में जाती है, वहाँ से बादल बनते हैं, और बादल बनकर वापस से वो जो हमारा जो पानी है वो बरसात के रूप में जो है ज़मीन पर बरसता है, और वापस से फिर क्या होता है, वही पानी जो है वो नदियों के रूप में बहता हुआ वापस से समुद्र में जाके मिल जाता है।
और वापस से वो प्रोसेस जो है वो चलती रहती है ना, वापस से एवेपोरेशन होगा, है ना, फिर उसके बाद प्रेसिपिटेशन होगा और उसके बाद रन ऑफ हो जाएगा पानी, है ना। तो ये जो प्रोसेस है वो चलती रहती है। इसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज रेफर टू एज वाटर साइकिल। इसी प्रोसेस को हम वाटर साइकिल कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ इज द स्केर्सिटी ऑफ वाटर कॉस्ट, है ना, यानी कि कह रहा है कि जो पानी की जो कमी है वो कैसे होती है ना, पानी की कमी कैसे आती है। तो आंसर है द स्केर्सिटी ऑफ वाटर इज कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लोजन, है ना। तो एक तो ओवर एक्सप्लोजन हो गया, यानी कि अत्यधिक मात्रा में जब हम पानी का क्या करते हैं, दोहन करते हैं या अत्यधिक मात्रा में यूज़ करते हैं पानी को, तो पानी की कमी आती है। साथ ही साथ अगला एक और भी रीज़न दिया हुआ है, एंड द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज, है ना, जितने भी हमारे वाटर सोर्सेज हैं, यानी कि जो नदियाँ हैं, झीलें हैं, ये क्या हो रही हैं, कंटेमिनेट हो रही हैं, यानी कि प्रदूषित हो रही हैं, है ना। गंदा पानी जो है इनमें जाके मिल जाता है, जिसकी वजह से जो नदियों का पानी है या झीलों का जो पानी है वो भी क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है, कंटेमिनेटेड हो जाता है। तो ये कुछ दो रीज़न हैं जिसकी वजह से हमारा जो पानी है उसकी हमें कमी देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हाउ विल द सरफेस रन ऑफ इज सेव्ड। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारा सरफेस रन ऑफ है, यानी कि सतही जल प्रवाह जो है उसको हम कैसे सेव कर सकते हैं। तो हमने देखा होगा, अच्छा सरफेस रन ऑफ क्या होता है, काफ़ी सारे बच्चे तो इसी में कन्फ्यूज हो गए होंगे, सरफेस रन ऑफ क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही वर्षा या जो रेन है वो होती है, तो सारा जो पानी है वो ज़मीन पर गिरता है, और ज़मीन पर गिरते ही वो क्या होता है, बहने लगता है बड़ी तेज़ी से, है ना। इसको हम कहते हैं सरफेस रन ऑफ। अब ये सरफेस जो रन ऑफ है उसको हम कैसे सेव कर सकते हैं, है ना। देखो पानी जो है वो ज़मीन पर बरसता है और बह के चला जाता है, हमको तो मिल ही नहीं पाता है ना, बहुत तेज़ी से चला जाता है। तो इसको हम कैसे सेव कर सकते हैं, तो देखते हैं आंसर, फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ। तो देखो एक बात यहाँ पर बताई जा रही है कि जो फॉरेस्ट हैं, जो कि हमारे जंगल हैं, या जो अदर वेजिटेशन कवर है, मतलब जो और जो वेजिटेशन है, वनस्पति है, ये क्या करती है भाई, जो सरफेस रन ऑफ है उसको स्लो कर देती है, यानी कि जो सतही जल प्रवाह जो है उसको कम कर देती है ना। तो हम देख सकते हैं जो घास फूस होती है, तो जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, कुछ बड़े पेड़ पौधे भी होते हैं, तो जब बरसात होगी तो पानी जो है वो डायरेक्ट तेज़ी से नहीं बहेगा, है ना। तो कुछ जो पानी है वो मिट्टी के अंदर जाएगा, है ना, मिट्टी जो है उसको एब्जॉर्ब करेगी, कुछ पानी जो है प्लांट्स जो है उस वो अपने लिए उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो जो सतही जल है उसका जो बहाव है वो तेज़ नहीं होगा, है ना, एक तरह से, और जो पानी है वो रुकेगा, है ना, किसकी वजह से, फॉरेस्ट की वजह से और जो वेजिटेशन की वजह से, है ना। तो जो वेजिटेशन है, जो फॉरेस्ट एरिया है, ये सरफेस रन ऑफ को क्या करता है, कम करता है ना, यानी कि पानी की जो बहाव की जो स्पीड है उसको कम कर देता है। और क्या होता है, एंड रिप्लेनिश द अंडरग्राउंड वाटर। अब देखो जब बहाव जो है वो कम होगा तो मिट्टी को जो है मौका मिलेगा, मिट्टी जो है पानी को अंदर एब्जॉर्ब कर पाएगी, और जैसे ही एब्जॉर्ब करेगी वैसे ही हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ। तो देखो वाटर हार्वेस्टिंग जो है ये भी एक तरीका है जिसके द्वारा हम सरफेस रन ऑफ को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, है ना। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, हाउ आर स्प्रिंकलर्स बेनिफिशियल टू अस। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो स्प्रिंकलर्स हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल कैसे हैं, यानी कि हमारे लिए लाभदायक कैसे हैं, है ना। तो देखते हैं आंसर, स्प्रिंकलर इफेक्टिवली इरिगेट द एरिया बाय चेकिंग वाटर लॉसेज थ्रू सीपेज एंड एवेपोरेशन। देखो जो स्प्रिंकलर सिस्टम है ना, इरिगेशन का एक सिस्टम होता है स्प्रिंकलर सिस्टम। तो यहाँ पर हमने जब पढ़ा था बुक के अंदर तो हमने देखा था कि इसमें जो है एक तरह से इसको बूंद बूंद सिंचाई भी कह सकते हैं, है ना, सॉरी बूंद बूंद नहीं, एक तरह से स्प्रिंकलर अलग होता है, वो ड्रॉप इरिगेशन होता है। तो ये जो स्प्रिंकलर है इसमें हमने देखा था कि जो पाइप्स होते हैं उसमें एक नोजल लगा होता है, और उस पाइप में से बहुत स्पीड से पानी जो है निकलता है, और वो नोजल जो है वो उसको एक तरह से चारों तरफ फैलाता है, तो ऐसा लगता है जैसे बारिश हो रही है। तो ये इफ़ेक्टिवली हम यूज़ कर सकते हैं, या इसका जो यूज़ है वो अच्छा माना जाता है, किस लिए, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर लॉस है, यानी कि जो पानी के जो वाटर लॉस है, यानी कि पानी का जो नुकसान होता है सीपेज के थ्रू या एवेपोरेशन के थ्रू, वो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो वाटर लॉस है वो नहीं होता है,
इसलिए यहाँ पर ये जो स्प्रिंकलर सिस्टम है इसको हम इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं अपने जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको इरिगेट करने के लिए, है ना। आगे दिया हुआ है इन ड्राई रीजन विद हाई रेट ऑफ एवेपोरेशन। देखो जो ड्राई रीजन होते हैं जहाँ पर एक तरह से तापमान बहुत ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि एवेपोरेशन ज़्यादा होता है। जहाँ धूप ज़्यादा तेज़ आएगी वहाँ एवेपोरेशन भी बहुत तेज़ी से होगा। तो वहाँ पर ऐसे एरिया में हम एक सिस्टम यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं ड्रिप या ट्रिकल इरिगेशन सिस्टम, है ना। तो इसी को हम कहते हैं बूंद बूंद सिंचाई, है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी जो है जो पानी है वो पाइप के थ्रू जाता है और बीच बीच में जो है इसमें होल होते हैं जिसमें से बूंद बूंद करके जो है पानी टपकता रहता है ना। तो बूंद बूंद करके टपकता रहता है और बूंद बूंद करके जो है पेड़ पौधों को मिलता रहता है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जो वाटर का जो लॉस है वो नहीं होता है ना। तो जो जैसे लॉस कैसे होता है, जैसे मान लो हमने पानी जो है खेतों में अगर डायरेक्ट डाल दिया जाए, है ना, तो उसमें क्या होगा, सारा खेत जो है वो पानी से भर जाएगा। अब उसके बाद जो है कुछ जो पानी है जो पेड़ों को चाहिए या पौधों को चाहिए वो पौधे ले लेंगे, बाकी का जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा क्या हो जाएगा, एवेपोरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर पानी का जो है क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ये जो दो मेथड आपको बताए गए हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप इरीगेशन सिस्टम, यहाँ पर ये वाटर का लॉस नहीं होता है। ये इसलिए यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो मेथड है इनको हम इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं अपने एग्रीकल्चर लैंड्स को इरीगेट करने के लिए। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, वेयर आर द नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली, है ना। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो नेचुरल वेजिटेशन है या जो नेचुरल वाइल्ड लाइफ है ये कहाँ पर एग्जिस्ट करता है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं आंसर इसका, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट इन ए नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो नेचुरल वेजिटेशन है और जो नेचुरल वाइल्ड लाइफ है ये एग्जिस्ट करता है एक नैरो जोन में, है ना। तो ये जो नैरो जोन है वो किसके कांटेक्ट में आता है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट जोन में आता है। और उसी को हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं, यानी कि जैव मंडल कहते हैं। तो हम सीधी सीधी कह सकते हैं कि जो नेचुरल वेजिटेशन है या जो वाइल्ड लाइफ है ये कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, बायोस्फीयर में एग्जिस्ट करता है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज बायोस्फीयर, है ना, यानी कि बायोस्फीयर क्या होता है। तो अभी हमने देखा था नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। तो जो हमारा जो लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है या जो हमारा एटमॉस्फेयर है, तो ये जो तीनों जो एक तरह से मंडल हैं, एक तो स्थल मंडल, जो लिथोस्फीयर है इसको हिंदी में कहते हैं स्थल मंडल, हाइड्रोस्फीयर को कहते हैं जल मंडल और एटमॉस्फेयर को कहते हैं वायुमंडल। तो ये जो तीनों ही हैं, है ना, तो ये जो तीनों मंडल हैं, है ना, इनके बीच में एक कह सकते हैं कि नैरो जोन होता है ना। उस नैरो जोन को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं बायोस्फीयर। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज एन इकोसिस्टम, है ना। इकोसिस्टम क्या होता है, तो यहाँ पर आंसर दिया हुआ है इन द बायोस्फीयर लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। तो यहाँ आपको बताया जा रहा है कि जो बायोस्फीयर में जो भी लिविंग बींग्स पाए जाते हैं या जो सजीव जो वस्तुएं हैं जिनमें पेड़ पौधे, जानवर, इंसान सारे ही आ गए, है ना। तो ये सभी जो हैं वो अपने सर्वाइवल के लिए एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं और इंटर डिपेंडेंट होते हैं, है ना। और इसी को हम कहते हैं इकोसिस्टम, यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र। अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट वैल्यूएबल थिंग्स डू वी गेन फ्रॉम प्लांट्स, है ना, यानी कि जो प्लांट्स हमारे जो होते हैं उनसे कौन कौन सी ऐसी वैल्यूएबल थिंग्स हैं जो कि हम प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर आंसर देखते हैं, प्लांट्स प्रोवाइड अस टिम्बर, शेल्टर टू एनिमल्स, प्रोड्यूस ऑक्सीजन, वी ब्रीथ, प्रोटेक्ट सॉइल, एसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो प्लांट्स हैं हमें जो है वो हमें टिम्बर देते हैं, यानी कि जो लकड़ी है वो हमें प्लांट्स से मिलती है। उसके अलावा जो जानवर होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं, उनको शेल्टर कहाँ से मिलता है, तो प्लांट्स ही उनको शेल्टर देते हैं। हम जैसा जानते हैं ज़्यादातर जो जानवर होते हैं वो पेड़ों पर ही रहते हैं, तो जो जानवर होते हैं उनको शेल्टर कौन देता है, प्लांट्स देते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं तो प्रोड्यूस ऑक्सीजन, वी ब्रीथ, जो ऑक्सीजन हम सांस के रूप में लेते हैं वो ऑक्सीजन कौन रिलीज़ करता है, तो प्लांट ही रिलीज़ करते हैं। इसके अलावा प्रोटेक्ट सॉइल एसेंशियल, है ना, यानी कि जो हमारी मिट्टी है, हमारा जो सॉइल है उसको भी कौन प्रोटेक्ट करता है, तो प्लांट्स ही प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। जो सॉइल हमारे
क्रॉप्स के ग्रोइंग के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है, बहुत ज़्यादा एसेंशियल होती है, उस मिट्टी को भी कौन बचाता है? पेड़ पौधे ही बचाते हैं। तो बच्चों, ये थे हमारे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। हमारी वीडियो यहाँ ख़त्म होती है, और जो प्रश्न मैंने शुरू में बोला था कि हम पूछेंगे, तो प्रश्न ये है कि कितने परसेंट वाटर जो है ना, कितने परसेंट फ्रेश वाटर जो है वो ह्यूमन यूज़ के लिए फिट है और हमारे लिए अवेलेबल है। यानी कि आपको ये बताना है कि कितने परसेंट जो फ्रेश वाटर है वो ह्यूमन यूज़ के लिए एकदम फिट है और अवेलेबल है। तो अपना अपना जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताएं। देखते हैं कौन सही आंसर देता है, और इससे ये भी पता लग जाएगा कि आपने कितने अच्छे से पढ़ाई की है और कितने अच्छे से समझा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।